हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीडीपी की 4th क्लास में मैं आज आपको जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। देन मैं इसके बाद वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से प्रभावित है, इसीलिए वाइगोत्स्की के इस विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन जो जिन प्याजे थे, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि बालक में की अवस्थाओं में जिस प्रकार से परिवर्तन आता जाता है, उसी प्रकार से बालक के संज्ञान में प्रकृति के अनुरूप अपने आप स्वयं परिवर्तन आता जाता है, नेचर के अनुरूप और इन्वायरमेंट के अनुरूप परिवर्तन आता जाता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने किसी अवस्थाओं के आधार पर बालक में संज्ञानात्मक विकास को नहीं बताया है। उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को बताया है। सामाजिक वातावरण के आधार पर बालक में संज्ञानात्मक विकास को बताया और भाषा के विकास के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो हम इस सबसे पहले जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो जिन प्याजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था और प्रयोग करके उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने बच्चों पर देखा था कि जैसे जैसे बच्चों की अवस्था में परिवर्तन आता जाता है, उनकी अवस्था में किस किस प्रकार से अपने आप संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, किस किस प्रकार से बच्चा सीखता है, किस किस प्रकार से बच्चा ज्ञान का अर्जन करता है, भाषा का विकास बालक में किस किस प्रकार से होता रहता है। तो इसके आधार पर उन्होंने विकासीय अवस्था का सिद्धांत, या फिर इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत आदि नामों से इसको जाना जाता है। जिन प्याजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बचपन एक ऐसी अवस्था है, बचपन अवस्था जिसमें बालक में अच्छे गुण विकसित किए जाएंगे तो उनमें अच्छे पॉजिटिव वे में संज्ञानात्मक विकास होगा और अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक बालक का विकास कर सकते हैं। उसे फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इस प्रकार प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। जो जिन प्याजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद बताए थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 पदों का प्रयोग किया था। पहला था अनुकूलन, दूसरा था संतुलन। अनुकूलन की अगर हम बात करें तो अनुकूलन है वातावरण के अनुरूप अपने आप स्वयं अपने आप को ढाल लेना, ये अनुकरण कहलाता है। अनुकरण के 2 उपपद हैं, पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। जो आत्मसात्करण की बात करें तो आत्मसात्करण यह है कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसमें हर एक बच्चे में कोई ना कोई स्कीमा होता है। हम स्कीमा की बात करें तो किसी भी वस्तु के बारे में सोचने का एक अपने खुद का नज़रिया होता है या एक बिहेवियर पैटर्न होता है, जिसके बिहाफ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर उसको अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं या फिर हम चिंतन करते हैं, वही स्कीमा कहलाता है। तो एक बच्चा है, उसको एरोप्लेन से खेल रहा है, उसको एरोप्लेन खिलौना दिया जिससे वो खेलता है, उसको पता है अच्छे तरीके से कि एरोप्लेन उड़ता है। लेकिन जब वो कुछ टाइम अपने दिमाग में बैठा लेता है कि एरोप्लेन उड़ता अपने बिहेवियर पैटर्न के थ्रू, लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो जब बाहर जाता है या कुछ दिनों बाद बाहर जाता है तो एक चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है। जब वो चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है तो उसको चिड़िया ना कहकर वो एरोप्लेन कहता है। एरोप्लेन वो इसलिए कहता है चिड़िया को कि उसके अंदर एक बिहेवियर पैटर्न बैठ चुका है कि जो उड़ने वाली जितनी भी चीज़ है वो एरोप्लेन है। तो वो उड़ने की विशेषता के आधार पर चिड़िया को चिड़िया ना कहकर वो एरोप्लेन कहता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ता है, मतलब अपने अंदर नया ज्ञान वो करता है। जैसे कि पहले उसने जो सीखा उसके आधार पर अगर कोई नई चीज़ देखता है तो उसी को उसके संग उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। अगर हम समायोजन की बात करें तो समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के संग तालमेल बैठाना। अब जैसे कि मैंने आपको यही वाला एग्जाम्पल दिया था, एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल दिया था कि एरोप्लेन उसको पहले से पता था, उसके घर वालों ने बताया कि ये एरोप्लेन है, ये उड़ता है, और उसने खुद एरोप्लेन को ऑटोमेटिकली बच्चा उड़ाने लगता है। तो उसको एरोप्लेन की ये विशेषता पता थी कि एरोप्लेन
छोड़ता है, उसने अपने बिहेवियर पैटर्न में इस स्कीमा को फिट कर लिया था। फिर उसके बाद जब उसने चिड़िया देखी तो चिड़िया से उसका मतलब उसके पूर्व ज्ञान का जो संबंध है वो नवीन ज्ञान से वो जोड़ने लगा कि ये जो उड़ रही है चिड़िया वो भी एरोप्लेन है। तो उसको जैसे वातावरण में से कोई दूसरा पर्सन आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, उसे बताएगा कि ये चिड़िया है, ये एरोप्लेन नहीं है, चिड़िया है, तो इससे आधार पर वो क्या करेगा, वातावरण के अनुरूप वो ताल में बैठाने की कोशिश करेगा। जो ये व्यक्ति बता रहा है, कोई से सिखा रहा है, तो उसके अनुरूप वो ताल में बैठाने की कोशिश करेगा। फिर वो उसके बाद कहेगा एरोप्लेन को एरोप्लेन कहेगा, चिड़िया को चिड़िया ही कहता है। तो ये होता है समायोजन, कि अपने वातावरण के को देखा, वातावरण में जिस प्रकार के जो चीज़ें निहित होती हैं उसके अनुरूप वो अपनी सोच में परिवर्तन ले आता है, तो ये होता है समायोजन कहलाता है। दूसरा पद है संतुलन। इसके द्वारा बालक अनुकूलन की जो प्रक्रिया थी, दो प्रक्रिया, आत्मसातकरण और समायोजन, इसके बीच में संतुलन कायम कर पाता है और इस बीच में संतुलन कायम करके ही अपने अंदर, उसके अंदर, बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास निश्चित तौर पे हो पाता है। नेक्स्ट इसके कुछ अन्य पद है जिसकी हम बात करें। इसमें पहला पद है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है कि एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से समझ पाने की जो बालक के अंदर योग्यता होती है, या फिर हम ये कहें कि किसी भी समस्याओं का समाधान बालक किस प्रकार से करना सीखता है और उसके अंदर समाधान करने की योग्यता किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्कीमा की हम बात करें, एक प्रकार का, हर बच्चे के अंदर एक प्रकार का बिहेवियर पैटर्न होता है और उस पैटर्न के अनुरूप ही वो व्यवहार करता है और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने करने की ही प्रक्रिया को स्कीमा कहते हैं। बालक जब गुणों का विकास करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वृद्धि करता है तो उसको स्कीमा कहा जाता है। जैसे कि हर स्टेज में बालक की जो सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, उसमें गुणों, उसका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है और उसके द्वारा भी अपने बौद्धिक गुणों में परिवर्तन लाता है, तो उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। जो जिन पे आ जाते हैं उन्होंने अपनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के 4 प्रकार बताए। जिसमें पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 4th जो स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के जो बीच की अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। जिन पियाजे द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है वो है संवेदिक पेशीय अवस्था। संवेदिक पेशीय अवस्था में बच्चे के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करते हैं और सेंस ऑर्गन्स द्वारा ही बालक जो होते हैं वो ज्ञान का अर्जन करते हैं। जैसे कि जब बच्चों को भूख लगती है तो वो रोता है और चिल्लाता है, उसे कहीं चोट लगती है तब वो रोने लगता है। तो इसके द्वारा वो अपने ज्ञान का अर्जन कर रहा है। उसने पहले, जब बच्चे का जन्म होता है, जब पहले रोता है तो उसको उसकी माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है, तो उसको मतलब जब उसकी जो भूख को शांत किया जाता है तो इसके आधार पे बच्चा सीख जाता है कि हाँ, जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे रोना है। तो इस प्रकार से उसमें ज्ञान का अर्जन होने लगता है। जैसे कि अगर बच्चे के अंदर मतलब ज़्यादातर अनुकूलन और स्मृति के द्वारा सीखने की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस प्रकार का बिहेवियर उसके सामने किया जाता है ठीक उसी प्रकार का बिहेवियर करके वो अपने ज्ञान का अर्जन करता है। भाषा का विकास करना है तो जैसे जैसे उसे सिखाई जाती है भाषा, जैसे जैसे उसकी माँ उसे शब्दों को बोलती है वैसे वैसे वो शब्दों को दोहराने की कोशिश करता रहता है और जैसे जैसे उससे बात करते वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान का अर्जन धीरे धीरे करके होने लगता है। तो इस अवस्था में बालक केवल अपने संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे कि आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, इनके माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है। जब बालक छोटा होता है, किसी बालक का जब जन्म होता है तो उसमें कुछ ना कुछ सहज क्रियाएं होती हैं और उन सहज क्रियाओं ज्ञानेंद्रियों के सहायता से ही वो किसी वस्तु को छू के स्पर्श करता है और जानता है, ध्वनि को जानने लगता है और जो स्मेल होती है उसको जानने लगता है, किसी बातों को सुन के समझने की कोशिश करता है। इस प्रकार से उसमें ज्ञान का अर्जन होने लगता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण, जैसे कि बालक किसी खिलौने से खेल रहा है और उस खिलौने को अचानक उसको छुपा के, उसकी माँ छुपा के कह देती है कि ये खिलौना तुम्हारे पापा ले गए या फिर ये कौवा ले गया, तो बच्चे इस चीज़ को मान जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के प्रति स्थायित्व का गुण बालक में पाया जाता है। और जैसे कि बालक अगर मान लो चादर पे खेल रहा है
और उस चादर पे कोई खिलौने रखे हुए हैं, दूर बहुत दूर खिलौने रखा है, बच्चा काफ़ी दूर है, तो उस चादर को खींचकर बिल्कुल अपने पास खिलौने को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो किसी भी चीज़ को अपने पास प्राप्त करने की बच्चा बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तो ये इस प्रकार का गुण इस अवस्था में बालक के अंदर पाए जाते हैं। तो वही आता है जैसे कि अपने मुँह के द्वारा वो किसी चीज़ को टेस्ट करता है, कानों के द्वारा वो सुनता है, और आँखों के द्वारा चीज़ों को देखकर बहुत सारे ज्ञान, मतलब उसके अंदर ज्ञान का अर्जन होता है, सूंघ के ज्ञान का अर्जन होता है, किसी चीज़ को छू कर बालक के अंदर ज्ञान का अर्जन होता है। तो इस अवस्था में सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वही सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। अब हम सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नाम से ही आप पहचान हो रही है कि क्रिया करने से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक होता है सामने आने वाली वस्तु को ना देख पाता, मतलब देख पाता है, समझ पाता है, सुन पाता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता। मतलब सामने इस मतलब क्रिया से पूर्व की अवस्था, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा, सामने रखी हुई वस्तु को देख सकता है, समझ सकता है, और लेकिन उसमें उसके अंदर कोई भी अपनी क्रिया नहीं करता। तो क्रिया होने से ये पूर्व की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के माध्यम से बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करना सीखता है। इस अवस्था में बालक के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है, जीववाद की प्रवृत्ति। जीववाद की प्रवृत्ति जैसे बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझने लगते हैं। निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु दोनों के बीच के भेद के अंतर के बारे में बच्चों को नहीं पता होता कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा अचानक खेलते खेलते गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। इसमें ये भी होता है इस अवस्था में कि बच्चे को चोट नहीं भी लगती, फिर भी बहुत तेज तेज की रोने लगता है, बस उसे पता चल गया कि मैं गिर गया हूँ तो वो रोने लगता है। तो उसकी अगर माँ उसके पास आती है, पूछती क्या हुआ, तो कहता है मुझे धरती ने मार दिया, मुझे धरती ने मार दिया। तो धरती पे उसकी माँ अगर मारने लगती है तो बड़ा खुश हो जाता है, वो खुद स्वयं भी उसको मारने लगता है। वो इंसान धरती को, वो निर्जीव वस्तु, उसको वो क्या सजीव वस्तु समझने लगता है। तो इस प्रकार से बालक के अंदर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तु और निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु का गुण पाया जाता है बालक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, एक और बच्चे के अंदर प्रवृत्ति होती है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित बच्चे को ये इस अवस्था में ये लगता है कि वो जो भी विचार कर रहा है वो सही है। बच्चे अपने सारे विचारों को सही मानने लगते हैं और ये समझते हैं बच्चे कि उनके इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया घूमती है। और कभी कभी इस प्रकार की हरकत करने लगते हैं कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के गुस्सा हो जाते हैं, चाहते कि मेरी माँ जो परिवार के जितने भी अन्य सदस्य उसको मनाने आए, उसको समझाए, उसको एक्स्ट्रा प्यार करें और उसकी आवश्यकता और उसकी मर्जी, उसकी रुचि के अनुरूप ही उसके संग सारा व्यवहार किया जाए। अगर नहीं होता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते। इस प्रकार की छोटी मोटी हरकतें बच्चे करने लगते हैं। तो बच्चे के अंदर ज़्यादातर अहम केंद्रित की भावना विकसित रहती है। दूसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक तथा यथार्थवादी होता है, बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास करने लगता है, उसके बिहेवियर में अलग अलग तरीके से चेंजेस आने लगते हैं। वो अपने व्यवहार को परिवार के अन्य सदस्यों के अनुरूप प्रदर्शन करता है अपने व्यवहार का। बालक के अंदर तर्क शक्ति की भावना का विकास हो जाता है, तर्क वितर्क करने लगते हैं, जवाबदेही हो जाते हैं। जैसे उनसे कुछ चीज़ पूछो तो उसका तुरंत जवाब देते हैं, उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसका आर्गुमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से तर्क वितर्क करने के उनसे जितना बात करो वो उतना ही बोलते हैं, जो उनको अगर उनको जवाब दो तो फिर दूसरा जवाब देते हैं। मतलब वो सोचते कि मेरे कंटिन्यूसली तर्क वितर्क वो करने लगते हैं। जो नेक्स्ट होती है, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को जानने लगते हैं, वस्तुओं के गुणों के बारे में जानने लगते हैं, वस्तुओं को के गुणों के आधार पे उनकी वस्तुओं की पहचान करने लगते हैं और उसके आधार पे वस्तुओं का वर्गीकरण भी करते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको अरेंज भी करते हैं। जैसे कि पजल्स सॉल्व करने के लिए इस अवस्था में ज़्यादा जो खेलते हैं, खेल खिलौनों से खेलते हैं पजल से, जैसे कि ABCD होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको जोड़ तोड़ के वो लगाने लगते हैं। खिलौने के जो ऐसा कोई पजल्स होता है जैसे कि उसको वो सॉल्व करने लगते हैं। तो इस प्रकार का गुण बालक के अंदर विद्यमान होते हैं। चिंतन, कोई भी चिंतन करता है तो उसमें क्रमबद्धता इतनी नहीं रहती। इस अवस्था में भी कुछ हद तक बालक के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं देखने को मिलती है। संख्या बोध बालक के अंदर विकसित होता है, मतलब संख्याओं को जानने लगते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरों को जानने लगते हैं। थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी बच्चा सीख जाता है, गणित को जानने लगता है और वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है। मेरे पास इतनी पेंसिल है, मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे पास इतने खिलौने हैं। इस तरह की चीज़ों को वो गिनने लगता है।
इस अवस्था में बालक जो होता है व्यवस्थाओं के क्रम को जानने लगता है, क्रम अनुसार व्यवस्थाओं को जानने लगता है, वस्तुओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करने लगता है, या फिर किसी के गुण के आधार पर किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। जो उसका एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संग क्या संबंध है, या उसका अन्य परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसको बच्चा इस अवस्था में जानने लगता है। इस अवस्था में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है कि अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित करना है, किस प्रकार से समायोजन करना है, वातावरण के अनुरूप किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना भी शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। लास्ट स्टेज पे से कि 6 से 7 वर्ष की अवस्था से बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बीच की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, तर्क वितर्क सबसे ज़्यादा करता है। बाल्यावस्था में भी करता है। बाल्यावस्था में ज़्यादातर जो वाली तीसरी स्टेज थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था को एक प्रकार से बाल्यावस्था के नाम से भी जान सकते हैं हम। तो उस अवस्था में बालक के अंदर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के माध्यम से तर्क वितर्क ज़्यादा करता है। इसमें बालक के अंदर हर चीज़ के पीछे लॉजिकल चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है कि इसके पीछे ये जो घटना घटित हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, इस तरीके से। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सबसे ज़्यादा तर्क वितर्क करने लगता है। जैसे कि जो दूसरी स्टेज थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कार्य और कारण के बीच के संबंध से अनजान होता है, नहीं पता होता है कि क्या संबंध है, थोड़ा बहुत पता होता है और कुछ हद तक अनजान होता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज में आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो बच्चे कार्य और कारण के बीच के संबंधों को पूरी तरीके से जान जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन कुछ हद तक इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन करना अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जो वस्तु से दिखाई भी नहीं दे रही है उसके बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जो पूरे तरीके से अमूर्त चिंतन की जो भावना का विकास हो जाता है वो होता है अमूर्त चिंतन अवस्था में, या फिर हम उसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समस्या समाधान की क्षमता बालक के अंदर विकसित हो जाती है। अपनी समस्या का खुद समाधान करने लगता है। अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें अपने समस्या के समाधान के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होता है। छोटी मोटी समस्या का समाधान भी वह स्वयं नहीं, समस्या को जानने लगता है कि ये समस्या है, लेकिन समाधान नहीं कर पाता है। समाधान सबसे ज़्यादा जो अपनी समस्या का करना सीख जाता है, समस्या समाधान की जो क्षमता विकसित हो जाती है बालक के अंदर, वो औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक वास्तविक और अवास्तविक के बीच के अंतर को समझने की क्षमता बालक के अंदर विकसित होती है कि क्या रियल है, क्या रियल नहीं है। कल्पनाओं के बारे में जानने लगता है कि क्या काल्पनिक चीज़ें हैं, क्या वास्तविक चीज़ें हैं। दोनों के बीच के अंतर को वो समझने लगता है कि मुझे कभी कभी फेक चीज़ें, मतलब जो इंसान फेक होते हैं या फिर जो चीज़ें फेक होती हैं उस पर वो विश्वास ईजी तरीके से नहीं करता है। तो काफ़ी सारी भावना का विकास बालक के अंदर इस अवस्था में हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थिति में ढालने की क्षमता का विकास होता है कि वास्तविक उसके रियल लाइफ के जो अनुभव होते हैं और जो काल्पनिक जो उसके संग जो मूवमेंट घटना घटित होती है, अचानक से जो घटना घटित हो गई और उस कल्पना के माध्यम से उसको लगता है कि मेरे संग ये घटना घटित होने वाली है या इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है, तो इन दोनों के बीच के अनुरूप वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। काल्पनिक परिकल्पना विकसित करने की क्षमता, परिकल्पना विकसित करने की मतलब एक परिकल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है। या फिर मैं इस अवस्था में आने के बाद बच्चा जो होता है 15 साल तक की अवस्था होती है, तो 15 साल के बाद से बच्चा अपने व्यवसाय के बारे में सोचने लगता है कि मुझे आगे जाके क्या बनना है या मुझे क्या करना चाहिए, मैं भविष्य में किस तरीके का इंसान बन सकता हूँ, इसके बारे में वो सोचने लगता है। तो
इससे रिलेटेड काफ़ी सारी कल्पनाएं करने लगता है, एक दूसरे व्यवहार के प्रति कि इस सेकंड मेरे फ्रेंड का मेरे प्रति कैसा व्यवहार होगा या फिर मैं उसके संग कैसा व्यवहार करूं, और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे अंतः व्यक्ति संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, इन सब के बारे में बच्चा जो होता है वो परिकल्पना करना शुरू कर देता है। तो बच्चे के अंदर परिकल्पना करने की क्षमता पाई जाती है। फोरकास्टिंग, एक तरह से हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग की पूर्व अनुमान, कि पहले से पूर्व में अनुमान लगाने लगता है कि अगर मैंने ऐसा व्यवहार किया तो ये मेरे बारे में गलत सोचेगा, अगर मैंने उससे मतलब उसकी हेल्प नहीं करी तो आगे चल के वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों को वो सोचने लगता है इस अवस्था तक आते आते। नेक्स्ट है विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता, कि उसे मतलब संगति, अगर जिसके संग रह रहा है उसकी संगति अच्छी नहीं है उसकी, और उसके संबंध में विचार करने लगता है क्या सही है क्या गलत है, इसके संदर्भ में विचार करने लगता है, मुझे किन फ्रेंड सर्कल्स के साथ रहना है, किन फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं रहना है, उसके संदर्भ में विचार करने लगता है। तो विसंगतियों के संबंध में विचार करने लगता है कि कौन सी संगति अच्छी है, कौन सी संगति बुरी है, और किस संगति में मुझे रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, मतलब क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि जिन प्याजी का जो सिद्धांत है उसका क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कि क्लासरूम में कक्ष में जिन प्याजी के सिद्धांत को किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा में किस प्रकार से जिन प्याजी के सिद्धांत को फॉलो करते हुए बालक को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया गया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इसको शिक्षा में बहुत अधिक रूप में अपनाया जाता है कि अनुकरण विधि द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चों को शिक्षण कराया जाता है, कि अगर बच्चों को शिक्षा भी देनी है, शिक्षा प्रदान करनी है, तो अध्यापक जिस प्रकार की बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है उस प्रकार की ही शिक्षा बालक ग्रहण करता है, या फिर माता पिता उसे जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं वो उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। खेल खेल के माध्यम से बालक विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करता है, जैसे खेल खेल के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास भी होता है, खेल खेल के माध्यम से बालक का बौद्धिक विकास होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को जानने लगता है, खेल की समझ हो जाती है, फिर इसके साथ अंतः व्यक्ति की संबंध होने लगती है बालकों में आपसी सहयोग सहमति इन सब की समझ होने लगती है। तो जिसके है खेल खेल के माध्यम से एक बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, और शिक्षा में भी अनुकरण और खेल विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि के रूप में खेल और अनुकरण विधि को सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमी गति सीखने की जिन बच्चे की जो सीखने की जो गति होती है बहुत ज़्यादा धीमी होती है उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। प्याजे का मानना है ये बिल्कुल सही है। धीमी गति का बच्चा से सीख रहा है तो ये नहीं कि उसको दंड दे दिया जाए, उसकी गति को तीव्र किया जाता है, जैसे कि खेल विधि द्वारा, अनुकरण विधि द्वारा, या इनोवेटिव प्लान बनाकर, और हम अलग अलग तरीके से उसे पढ़ाकर उसके अकॉर्डिंग ये शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसकी गति को थोड़ा तीव्र किया जा सकता है, या उसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। कक्षा में तीन तरह स्तर के विद्यार्थी होते हैं, निम्न गति से सीखने वाले विद्यार्थी, उच्च गति से सीखने वाले विद्यार्थी, मध्य गति से सीखने वाले विद्यार्थी। तो शिक्षक को अपने क्लासरूम में लर्निंग कराने का एक ऐसा पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिसमें तीनों तरह के विद्यार्थी आसानी तरीके से सीख जाएं, ना तीनों तरीके किसी ऐसा ना हो कि प्रतिभाशाली उच्च जो तीव्र गति से बालक सीखता है वो बहुत ज़्यादा बोरियत फील करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो मंद गति से वाला सीखने वाला बालक है उसको बिल्कुल समझ में ना आए। तो इस प्रकार का प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि तीनों स्तर के जो बालक हैं वो आसानी तरीके से सीख सके। दंड देने की अपेक्षा टीचर को अपने प्लान में ही परिवर्तन लाना चाहिए। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है। हाँ, ये बात क्लासरूम में भी देखें कि अगर बालक को अधिगम कराना है, जब तक बालक को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के लर्निंग बालक को लाने, कोई न्यू चैप्टर सिखाना है, अगर उसके प्रति बालक को मोटिवेट नहीं, पढ़ने के प्रति बालक को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तब तक बालक के अंदर विकास नहीं हो सकता, ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता, बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। उसको अगर डीमोटिवेट कर दिया, पढ़ना चाहता है लेकिन कभी कभी उसके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको डीमोटिवेट कर दिया, जिसके कारण क्या होता है बच्चा अपने अधिगम को सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से पहले बालक को कक्षा में पढ़ाने से पूर्व पहले बालक को पढ़ने के प्रति मोटिवेट किया जाए, और मोटिवेट करने के पश्चात ही बालक को पढ़ाया जाए। तो अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं और यह आवश्यक तत्व के रूप में माना गया है। समस्या समाधान आधारित
अधिगम, समस्या समाधान विधि आधारित अधिगम। बच्चों को ज़्यादातर ऐसे अधिगम कराए जाने चाहिए जो समस्या समाधान विधि पर आधारित हो। पहले बच्चे के सामने जानबूझ के समस्या को क्रिएट किया जाए, फिर बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि बच्चे उस समस्या का समाधान खुद कर सके। जब बच्चे से उस समस्या का समाधान खुद नहीं हो पा रहा है तो समस्या समाधान के कुछ पहलुओं को बता देना चाहिए शिक्षक को कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। शिक्षक को बच्चे की समस्या का समाधान स्वयं ना करके बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। करके सीखने के अवसर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुरूप शिक्षा में ज़्यादातर करके सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चे के ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान करें जिससे कि बच्चा स्वयं करके सीख सके। जितना बच्चा स्वयं करके सीखता है उसके ज्ञान में उतना ही ज़्यादा अर्जन होता है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को स्वयं नहीं कर रहा है, अपने जो भी कार्य होते हैं, अपने प्रतिदिन के जो होमवर्क होते हैं वो अगर किसी और से करा रहा है तो बच्चे के ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता, ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती है। अगर बच्चा प्रतिदिन अपना क्लासरूम होमवर्क स्वयं कर रहा है, अपने जितने भी सवाल से उसको खुद सॉल्व कर रहा है, अब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर रहा है, आंसर खुद से कर रहा है, आंसर को खुद से ढूंढ रहा है। जैसे कि समस्या समाधान, बच्चों को एक समस्या समाधान विधि बताई। जैसे बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया और कहा कि कल इसको ढूंढ के लाना और इसका आंसर स्वयं अपने आप करके लेकर आना। बच्चा कोशिश करता है, जगह जगह जाता है और ऐसा क्वेश्चन देना कि वो इजीली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाए, बच्चे अपने खुद स्वयं सूझबूझ के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। अगर बच्चा कर लेता है तो उस बच्चे ने उस समस्या का समाधान कर लिया, नहीं कर पाता तो शिक्षक उसकी हेल्प करता है। ऐसे करके सीखने का सिद्धांत वही होमवर्क से रिलेटेड हो गया कि बच्चे को ये होमवर्क दिया, बच्चे ने खुद नहीं किया, अपने किसी बड़े भाई बहन किसी से करा के ले आए, मम्मी पापा से करा के लेकर आए, तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा, उसका ज्ञान का अर्जन सकारात्मक तरीके से नहीं हो सकता है। बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। बच्चा अपने वातावरण से, जितना वातावरण में जो निहित जितने तत्व होते हैं, जैसे कि उसके मित्र होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उसका परिवार होता है और उसके समाज होते हैं, इन सब में अंतःक्रिया करने के माध्यम से ही बच्चा कुछ ज्ञान प्रदान करता है, अब उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो बच्चे में अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास हो पाता है, ज्ञान का अर्जन हो पाता है। मान लो उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है, अशिक्षित एनवायरनमेंट में वो रहता है, तो बच्चे पे इसका इफेक्ट करता है। माता पिता उसे पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई के लिए समय कम दे रहे हैं, ज़्यादातर उसे कुछ घर के काम करा रहे हैं या फिर कोई और काम अन्य गतिविधियाँ करा रहे हैं, तो बच्चा उसमें संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा और शिक्षा के प्रति वो प्रेरित नहीं हो सकता। तो एक प्रेरणादायक मतलब एक मोटिवेशनल एक एनवायरनमेंट बच्चे के सामने क्रिएट किया जाएगा तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास आसानी तरीके से हो सकता है, ज्ञान का अर्जन कर सकता है, उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, मानसिक क्षमता का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक और माता पिता और मित्र मंडली बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बालक अपने एनवायरनमेंट में इन्हीं 3 तत्वों के संग अंतःक्रिया करता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बच्चे के इन्हीं के संग होते हैं। तो इसके आधार पर इन सबको बच्चे को एक प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कि बालक में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकता है। हाँ, संज्ञानात्मक विकास के आधार पर जो एक शिक्षक होता है बालक के अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति को पहचान सकता है। माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति को पहचान सकते हैं। अगर उन्हें पता चल सकता है कि बच्चे के अंदर इस प्रकार का विचार है, इस प्रकार की बच्चे की सोच है, इस प्रकार से बच्चे के अंदर ज्ञान अर्जन हो रहा है या इसका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है, तो उसको उस क्षेत्र में पढ़ने के प्रति ही उसको मोटिवेट कर सकता है। शिक्षक को लगता है कि बच्चे में को किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं हो रहा है, वो किसी भी तथ्य को समझ नहीं पा रहा है, वो अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक उसके अनुरूप अपने लर्निंग पैटर्न में चेंज लाते हैं, लर्निंग पैटर्न में चेंज ला के बच्चे को अधिगम कराते हैं। तो इस प्रकार से जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित है, भाषागत क्षमता से प्रभावित है। तो इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है।
जो वाइगोस्की थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का मिश्रण किया है कि कैसे जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है सामाजिक वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होता है। और उनका ये मानना है कि बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर ही चिंतन और व्यवहार करना सीख जाता है। जैसे मतलब जिस व्यक्ति के वो संपर्क में आता है उस व्यक्ति के अनुरूप ही व्यवहार करने के तरीके को सीखता है, अपने व्यवहार में ही उसी के अनुरूप परिवर्तन करना शुरू कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन की ज़्यादातर बात की है वाइगोस्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक में विचार, सोचने, समझने, चिंतन करने की क्षमता का विकास हो पाता है। और सोशल इंटरेक्शन द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक भाषा को सीखता है जितना, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो समाज में व्यतीत करता है। वाइगोस्की का ऐसा कहना था कि बालक की जो भाषागत क्षमता का जो विकास होता है वो भी समाज से होता है, कि समाज में जिस प्रकार की भाषा निहित होती है, जिस प्रकार की भाषागत अभिव्यक्ति होती है, सेम उसी प्रकार की भाषा का विकास बालक में होता है। तो बालक की भाषा पर, बालक के संज्ञान पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वाइगोस्की का कहना था कि किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्तियों के अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। अन्य व्यक्ति जैसे कि अध्यापक का उसके संग किस प्रकार का संबंध है, अध्यापक उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसमें संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से कर रहे हैं, उसके संग अधिगम किस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब अध्यापक और टीचर के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है। जो बच्चा है उसका अन्य बच्चों के संग किस प्रकार का इंटरेक्शन है, बच्चे का अपने अभिभावक के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है, ये सब कुछ संज्ञानात्मक विकास पर ही निर्भर करता है। और इन सब के आधार पर ही बालक में संज्ञानात्मक विकास हो पाता है बालक का। वाइगोस्की के सिद्धांत के संदर्भ में जिन पियाजे और वाइगोस्की की विचारधारा में अंतर, मतलब हम संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जिन पियाजे और वाइगोस्की की विचारधारा में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। दोनों की विचारधारा में अंतर है। जैसे कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के आधार पर दिया है, लेकिन जो जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो अवस्थाओं के आधार पर है। उन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया है। तो वाइगोस्की ने भाषा और चिंतन के संबंध में संज्ञानात्मक विकास पर विशेष बल दिया है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, भाषा के आधार पर चिंतन, मतलब जितना वो चिंतन करता है, जितने चिंतन करने की प्रक्रिया होती है, जितना वो सोचता है, जितना वो समाज के अन्य सदस्यों से बातचीत करता है, उतना ही बालक के अंदर भाषा का विकास होता है। और जितना भाषागत अभिव्यक्ति बालक के अंदर पाई जाती है, मतलब जितना वो बोलता है, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है, अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है, उतना ही बालक के अंदर संज्ञान का विकास होता रहता है। उसी स्टेज में बालक के संज्ञान का विकास होता रहता है। उनके अनुसार बालक के संज्ञान के विकास पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बताया, संज्ञान के विकास में ऐतिहासिक जिस प्रकार का मतलब वातावरण होता है, सांस्कृतिक लोगों के रहन सहन का जिस प्रकार का तौर तरीका होता है, जिस प्रकार की भाषागत अभिव्यक्ति होती है, उसका प्रभाव संज्ञान पे पड़ता है। समाज का जिस प्रकार का वातावरण होता है, समाज में रहने वाले लोगों का जिस प्रकार का वातावरण है, समाज में रहने वाले लोगों का जिस प्रकार का व्यवहार है, उस पर ही बालक का संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। अगर हम वाइगोस्की का मानना है कि अधिगम और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो जिन पियाजे का मानना है कि पहले विकास शुरू होता है फिर अधिगम शुरू होता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है वैसे वैसे बालक का अधिगम प्रकृति के अनुरूप अपने आप ही होता रहता है। लेकिन वाइगोस्की का ये मानना है कि अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया के माध्यम से ही बालक में संज्ञान का विकास होता है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा, मतलब भाषा को उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। भाषा विकास के लेकर चोमस्की ने ही बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वाइगोस्की ने भाषा विकास पे बल दिया है। उनका यही कहना है कि भाषा का मतलब जिस प्रकार की बालक की भाषागत अभिव्यक्ति होगी उसी प्रकार से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक में संज्ञान का अर्जन हो सकता है, बालक के संज्ञान का विकास हो सकता है बालक में। अधिगम और विकास अंतः संबंधित प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
जो छात्रों के जीवन में पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं कि अधिगम, जैसे जैसे बालक को अधिगम कराते जाते हैं वैसे वैसे बालक में विकास होता जाता है। तो दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो ये वाइगोस्की का मानना था। उन्होंने सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा भाषा विकास से बल दिया है। संज्ञान का विकास भाषा के आधार पर बताया है, संज्ञान का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर बताया है, संज्ञान का विकास अधिगम और विकास दोनों की अंतः संबंधों के आधार पर बताया है उन्होंने। संज्ञान का विकास, जब तक अधिगम और विकास दोनों में अंतः संबंध नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक बालक में संज्ञान का विकास नहीं हो पाता। अब हम जीन पियाजे की बात करते हैं। जो जीन पियाजे थे उन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं के आधार पर अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे का कहना है कि पहले विकास शुरू होता है, उसके बाद अधिगम शुरू होता है। विकास की अवस्था जिस प्रकार से बढ़ती रहती है उसी के अनुरूप बालक में अधिगम भी आगे की ओर बढ़ता रहता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग अलग धारणाएं, और उन्होंने जो वाइगोस्की थे उन्होंने दोनों को एक माना था कि दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में पारस्परिक संबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो जीन पियाजे है उन्होंने कहा है दोनों की जो अवधारणा है वो अलग अलग है, जिनमें संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। मतलब जो संज्ञान होता है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी गई है कि नेचर है कि इस अवस्था में बालक में इन चीज़ों का विकास होना ही है, इस अवस्था में बालक में इन चीज़ों का विकास होना ही है। अगर उसे हेल्दी अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे में उन चीज़ों का विकास होता ही रहेगा। तो उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। जो जीन पियाजे हैं उनका कहना है कि विकास हो जाने के पश्चात आवश्यक कौशलों की प्राप्ति ही अधिगम है। अगर बालक का विकास हो रहा है और बालक उन आवश्यक कौशल जैसे कि बोलना, पढ़ना, समझना, इन आवश्यक कौशलों का विकास होता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बालक का अधिगम हो रहा है और इसके माध्यम से ही बालक अधिगम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास और अधिगम की पूर्व अवस्था है, ना कि इसका परिणाम है। वो मानते हैं, पियाजे का मानना है कि जो विकास होता है वो अधिगम की पूर्व अवस्था है, क्योंकि पहले विकास आएगा उसके बाद अधिगम आएगा। तो विकास अधिगम की पहले की स्टेज होती है, ना कि इसका परिणाम होता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि अधिगम बच्चे को करा रहे हैं तभी बच्चे का विकास हो रहा है। तो विकास को उन्होंने परिणाम ना मानकर उन्होंने अधिगम की पूर्व की अवस्था माना है। लेकिन जीन पियाजे का जो वाइगोस्की, उनका ऐसा कहना नहीं है। उनका कहना है कि दोनों परस्पर चलते रहते हैं, अधिगम के साथ साथ बालक में विकास होता रहता है। और जब बालक का विकास सबसे ज़्यादा भाषा के आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से दोनों की विचारधाराओं में अंतर देखने को मिलता है। अब हम एक और अंतर है कि पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक निश्चित विकास स्तर। अगर जो पहली स्टेज थी उनकी थी इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में बालक, उन्होंने बताया था कि सेंस ऑर्गन्स द्वारा सीखता है, तो ये अवस्था हो गई, तो इसके द्वारा बच्चे में अधिगम हुआ। फिर एक निश्चित निश्चित स्तर हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एक स्तर पे पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे बालक के विकास में अवस्था में परिवर्तन आते जाएंगे, वैसे वैसे उनके अधिगम करने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसी प्रकार उनका कहना था कि अधिगम के लिए एक निश्चित विकास स्तर पे पहुंचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे जो वाइगोस्की ने का एक सिद्धांत है जीपीडी का क्षेत्र, ठीक है। तो इस जीडीपी का सिद्धांत है वाइगोस्की का, उसको हम कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जीडीपी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसमें ये बताया था कि जीडीपी है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर या क्षेत्र को ही वाइगोस्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। जो जीडीपी को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, जीडीपी को निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। उनका ये कहना है कि जो बालक की जो वास्तविक मतलब अधिगम करने का जो वास्तविक विकास स्तर है, जैसे वास्तविक विकास स्तर जैसे कि हम नॉर्मल इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, अपने आप से पढ़ रहे हैं हम खुद स्वयं से, और संभावित विकास स्तर की किसी दूसरे की, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा है, ये अपने आप से पढ़ रहा है, तो ये अपने आप से पढ़ रहा है, तो ये इसका हो गया वास्तविक विकास स्तर, सेल्फ लर्निंग कर रहा है। और संभावित विकास स्तर की इसमें देखें कई सारे बच्चे हैं और एक योग्य शिक्षक या एक योग्य व्यक्ति जिसके समकक्ष में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है
उसी को ही संभावित विकास का क्षेत्र या फिर निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। कि जब बच्चा स्वयं पढ़ रहा होता है, किसी भी चीज़ को मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता है, नहीं समझ पाता, किसी समस्या का समाधान नहीं करता, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति या उसका कोई या उस अभिभावक या कोई टीचर उसकी हेल्प करता है, उसकी सपोर्ट करता है, तो उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। तो अन्य व्यक्तियों की सहायता से ही जब बच्चा पढ़ना सीखता है, जब बच्चा पढ़ता है, तो उसी को कहते हैं GPD का सिद्धांत या GTP कहते हैं। बालक को यदि किसी योग्य व्यक्ति द्वारा निर्देश दिए जाए तो वह अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे कि ये वास्तविक स्तर है, बहुत देर से ये बच्चा मान लो किसी भी सवाल को वो सॉल्व कर रहा है, किसी भी समस्या का मान लो समाधान कर रहा है, कोई क्वेश्चन है उसके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी योग्य व्यक्ति के निर्देश में आया है, टीचर ने या किसी उसके टीचर भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसने उसको निर्देश दिया, उसने गाइडलाइन दी कि इस प्रकार से इस अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, तो वो क्या करता है, अपनी समस्या का समाधान इजी तरीके से वो कर सकता है। तो इसी को ही हम कहते हैं GPD के जो सिद्धांत होते हैं, इसमें बालक के कार्य करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है लोअर लिमिट, दूसरा होता है हायर लिमिट। जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में जो बालक होता है किसी अन्य की सहायता से नहीं पढ़ता है, किसी अपने स्टडी में किसी की सहायता नहीं लेता है, इंडिविजुअल वो अपने आप से स्वयं भाषा को सीखता है, स्वयं किसी भी समस्या का समाधान करता है, स्वयं अधिगम करता है। लेकिन जो हायर लिमिट होता है, हायर लिमिट में बच्चा किसी भी समस्या का समाधान किसी योग्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति के निर्देशन की सहायता से करता है, समाज के व्यक्ति की सहायता से करता है, अपने अधिगम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेता है, या फिर हम कह सकते हैं अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से ही अधिगम करना हायर लिमिट कहलाती है। लोअर लिमिट अधिगम स्वयं अपने आप की अधिगम करना, वो लोअर लिमिट कहलाती है। क्योंकि जब इस लोअर लिमिट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि बच्चा स्वयं अपने आप से पढ़ता है तो कोई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाती। अगर दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ी गाइडलाइन मिल जाती है, तो उसे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती है। तो इस प्रकार से इसे हाई लिमिट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें और होती हैं, इंक्लूड हैं। एक है MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। एक मतलब जॉन JPD में एक अधिक ज्ञानी व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को तभी सिखा सकता है जब तक उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। एक योग्य, वैसे कोचिंग वाला कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि कोई टीचर हो सकता है, अभिभावक हो सकते हैं, तो इसमें एक मोर नॉलेजेबल पर्सन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किल फोल्डिंग की बात करें तो स्किल फोल्डिंग में बच्चे को अधिगम कराने का तरीका, किसको किस प्रकार से अधिगम कराया जाए, जो अन्य व्यक्ति जो है उसे किस प्रकार का अधिगम करा रहे हैं, किस प्रकार का गाइडलाइन दे रहे हैं, वो कहलाता है स्किल फोल्डिंग। तो इस प्रकार से आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पता चल गया होगा। वाइगोत्स्की और जिन पियाजे के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितना अंतर है, कितना अंतर नहीं है। और एक अधिकतर सीटेट में क्वेश्चंस भी आता है, GPD से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्केल फोल्डिंग के बारे में पूछते हैं, स्कीमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज हो गई होगी। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू।